ओके स्टूडेंट्स, पहले हम एक काम करते हैं। जो मैंने वर्कशीट आपको दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बाद में आगे का टॉपिक यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। ओके, या मतलब यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम पढ़ेंगे। पहले हम वर्कशीट को जो दिया था उसको सॉल्व करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन क्या था? तो पहला क्वेश्चन हमको दिया है, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज गिवन बाय F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर्स हमको दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये है ना, दो चार्ज होते हैं, दो चार्ज के बीच का फोर्स हमको दिया है। जहाँ पे बोला है R इज द डिस्टेंस। R क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस R है और Q1 और Q2 क्या है? चार्ज है। तो हमको बोला गिव द यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये आप 12th में आओगे तो डिटेल में वो पढ़ोगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई हमको यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना है। तो यहाँ पे हमको पता है Q1 Q2 क्या है? चार्ज है। R क्या है? तो डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो Q1 और Q2 का यूनिट क्या होता है? तो वो होता है कूलम, और डिस्टेंस का यूनिट होता है हमारा मीटर्स। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट को पहले तो सब्जेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको किसका यूनिट निकालना है? एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट को सब्जेक्ट कर लिया मैंने 1/4 पाई। ओके, एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया इनटू Q1 Q2 अपॉन फोर्स इंटू डिस्टेंस होल स्क्वायर। अब 1/4 पाई जिसका तो कोई यूनिट होता ही नहीं है, 1/4 पाई का कोई यूनिट नहीं है। Q1 Q2, तो Q1 क्या है? चार्ज है। Q1 क्या है? चार्ज है। तो इसका यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। अब Q1 और Q2 दोनों चार्ज है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। दोनों है तो हम इसको क्या कंसीडर, क्योंकि दोनों के यूनिट तो क्या होंगे? सेम ही होंगे। चार्ज है, चार्ज है तो दोनों के यूनिट सेम है। तो मैंने इधर क्या लिख लिया? स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे फोर्स, तो यूनिट ऑफ फोर्स इनटू यहाँ पे ये क्या है? डिस्टेंस, तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि यार हमको क्या दिया है? Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ पे R का क्या है? स्क्वायर है। तो मैंने भी क्या ले लिया? स्क्वायर ले लिया। अब एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय यूनिट ऑफ फोर्स, तो वो तो आपको पता है न्यूटन। ओके, इनटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ओके, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। इसको और थोड़ा अगर हम यूनिट की लैंग्वेज में लिखे तो न्यूटन ऊपर चला जाएगा, तो नीचे क्या है? +1 है पावर, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। मीटर भी क्या हो जाएगा? +2 है तो -2 हो जाएगा। और कूलम स्क्वायर सेम टू सेम। तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। ओके, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की, कि भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए हम यहाँ पे वापिस क्या करते हैं? तो हमको यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू c² अपॉन न्यूटन इनटू, मतलब ये c² क्या है? कूलम स्क्वायर है,
न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हमको पता है। तो जो चार्ज है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो चार्ज Q का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, चार्ज Q हमने आगे लिया I इंटू टी। क्या होता है? I इंटू टी। तो एम्पियर की पावर 1 और टाइम की पावर 1। फिर होता है न्यूटन, और इसको चलो ऐसे लिख ले, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। फिर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? M1 L1 T-2, ओके। और डिस्टेंस R, तो डिस्टेंस R का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M0 L1 T0, ओके। तो ये तो हमको तीनों जो हमारे है उसके डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता ही है। अब यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या है? तो यहाँ पे कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा? कूलम मतलब चार्ज, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा A1 T1 और उसकी पावर क्या हो जाएगी? 2। फिर न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख लेते हैं -2, उसकी कोई पावर नहीं है तो उसको ऐसे ही रखेंगे। फिर मीटर, मीटर तो डिस्टेंस, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या है? M0 L1 T0। क्लियर? समझ में आया? तो हमने क्या किया कि भाई जो जहां पे चार्ज का डायमेंशनल कूलम स्क्वायर है, किसका यूनिट है? चार्ज का यूनिट है, तो हमने इसको c स्क्वायर ले लिया। न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। और मीटर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। ये तीनों के तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता है। पुट द डायमेंशनल फॉर्मूला और उसकी जो पावर है उसको हमने पुट कर लिया, ओके। यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो a स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय फोर्स की तो कोई पावर है नहीं, उसको ऐसे ही रखेंगे -2। यहाँ पे M0 L1 है बट उसकी पावर कितनी है? स्क्वायर है, तो वो हो जाएगा L की पावर 2, ओके। अब पहले डिनोमिनेटर में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? न्यूमरेटर को ऐसे ही रखो a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये और ये दोनों कैसे है? मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में जब सेम बेस होते हैं तो पावर का क्या होगा? एडिशन। तो यहाँ पे m की पावर 1 है, m की पावर 0 है, तो ये हो गया M1, L की पावर 1 है, L की पावर 2 है, तो ये हो गया L3। T की पावर -2 है, T की पावर 0 है, तो ये हो गया T की पावर -2। अभी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट हमारा हो जाएगा। ये पूरा क्या होगा? ऊपर जाएगा। जहाँ पे पॉजिटिव पावर है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव पावर हो जाएगी। तो यहाँ पे M1 है, ऊपर जाएगा तो M-1। LB क्या है? 3 है, ऊपर जाएगा -3। T यहाँ पे -2 है, ओके। तो T यहाँ पे -2 है, ऊपर जाएगा तो T की पावर 4। और A हमारा सेम टू सेम a स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। कैसे लिखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया? सिंपल है, सिर्फ आप डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला वहां पे याद करो। उस डायमेंशनल फॉर्मूला पे से हम यहाँ पे इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं,
ओके, जो डायमेंशनल फॉर्मूला का शायद मेरे पास सेट है ना, वो मैं आपको भेज दूंगा, तो जिससे आपको याद करने में इजी रहेगा। अभी इसको समझते जाओ। ओके, इसको नोटबुक में जिसका बाकी हो, जिसका कुछ करेक्शन हो तो फिर कर लेना। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमको क्या दिया है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय। हमको कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, वो क्या कर रहे हैं, यूनिट एरिया परपेंडिकुलर, किसी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर चल रहे, जिसका एरिया क्या है, यूनिट है, और कितने टाइम में चल रहे, यूनिट टाइम में चल रहे, और कौन सी डायरेक्शन में चल रहे, एक्स एक्सिस पे चल रहे। तो n इक्वल्स टू हमको क्या दिया है, माइनस डी इन ब्रैकेट n2 माइनस n1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे n क्या है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ओके, और हमको माइनस डी n2 ब्रैकेट में n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1 दिया है, जहां पे बोला है वेर n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। n1 और n2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, और x इक्वल्स टू x1 एंड x इक्वल्स टू x2 रिस्पेक्टिवली। मतलब x1 और x2 क्या हो गए, तो x1 और x2 तो डिस्टेंस हो गए। D इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट। D क्या है, यहाँ पे डिफ्यूजन कांस्टेंट है। ओके, कोई कांस्टेंट है इसका कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स इसमें डिफ्यूज हो रहे हैं, वो उसका कांस्टेंट है। ओके, तो हमको ये जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है, डिफ्यूजन कांस्टेंट D का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए बोला है। तो D का डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहाँ पे निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम समझते हैं। एक तो ये इक्वेशन समझ में आ गया है। n क्या है, तो n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग थ्रू द यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम। तो मैं यहाँ पे इसको n को अगर लिखता हूं, समझना, n को मैं लिखता हूं तो n क्या है, तो n क्या है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, समझना। बट ये कैसे है, तो पर यूनिट एरिया है तो डिवाइड बाय एरिया, और पर यूनिट टाइम तो डिवाइड बाय टाइम, ऐसे होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, तो ये n क्या है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये तो क्या होंगे, कुछ नंबर्स है। नंबर्स का कभी सपोज 2 पार्टिकल, 10 पार्टिकल, 20 पार्टिकल, 50 पार्टिकल, 100 पार्टिकल, तो हम 100 की ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना कि कितने नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है। ओके, तो नंबर का तो यहाँ पे कोई यूनिट है नहीं, तो इसको मैं 1 ले लेता हूँ। समझना, नंबर का कोई यूनिट नहीं है, तो इसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया, 1। फिर एरिया है, तो एरिया तो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और टाइम t1, टाइम क्या है, t1। तो ये अगर हम n का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो m0 l की पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2 और t की पावर -1। तो ये हमको मिला n, समझना, ये n मुझे मिला।
अब मैं यहाँ पे लिखता हूं N2 माइनस N1। अब N2 माइनस N1 क्या दिया है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो तो क्या हो जाता है 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है, चलो सब लिखते हैं इधर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्टेटमेंट को समझो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया है तो डिवाइड क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैंने वॉल्यूम लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय L की पावर 3, तो L की पावर माइनस 3। ओके, ये हो जाएगा L की पावर माइनस 3। अब x2 माइनस x1, अब x2 माइनस x1 ये तो क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ये तो L1 हो जाएगा डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला L1 हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई हमको निकालना क्या है, D को निकालना है। तो D को यहाँ पे सब्जेक्ट करते हैं, नेगेटिव पावर से, नेगेटिव साइन से कुछ नहीं होता है, उसको नेग्लेक्ट करो। तो सपोज मैं इधर लिखता हूं, तो D को मैं सब्जेक्ट करता हूं, तो D के लिए क्या हो जाएगा, D N इंटू x2 माइनस x1 डिवाइड बाय N2 माइनस N1, ऐसे लिख सकते हैं, D इक्वल्स टू N इंटू x2 माइनस x1 अपॉन N2 माइनस N1। अब D N क्या है, तो N का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमको पता है m0 L की पावर माइनस 2 T की पावर माइनस 1। x2 माइनस x1 उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, L1। आप पूरा ना लिखते हुए जो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है उसी को ही डिस्क्राइब करते हो तो भी चलता है। फिर N2 माइनस N1 क्या है, तो N2 माइनस N1 का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको क्या मिला है, L की पावर माइनस 3। ओके, तो अब इसको L की पावर माइनस 3 है, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो m0 L माइनस 2 T माइनस 1 L की पावर 1 और L की पावर माइनस 3 है, वो न्यूमरेटर में गई तो वापिस वो भी क्या हो गई, प्लस हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो, सेम बेस है, उनकी पावर का क्या करना है, एडिशन। तो L की पावर माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3, तो L की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और T की पावर माइनस 1। तो ये हमको मिल जाएगा D का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको भी कॉपी कर लो, जिनका बाकी है वो। तो आगे हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल। थर्ड क्वेश्चन, सॉलिड एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला। सॉलिड एंगल याद है, ओके, ऐसा कुछ था सॉलिड एंगल के लिए, यहां मैं पूरा लिखूं, सॉलिड एंगल इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय आर स्क्वायर। ये हमने सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आगे देखा हुआ है। अब डेल्टा ए क्या है, एरिया है। अब एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्या होता है, एल स्क्वायर, और आर क्या है, रेडियस।
वो भी क्या हुआ डिस्टेंस, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या हो गया एल स्क्वायर, मतलब ये एल ऊपर गया तो हमको एल स्क्वायर क्या हो जाएगा कट हो जाएगा 2 - 2 तो बचा क्या L0 तो M0 L0 T0। इसका डायमेंशनल सॉलिड एंगल का डायमेंशनल क्या डायमेंशंस क्या होता है M0 L0 T0। ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार आपको MCQ में पूछते हैं। फिर हम आगे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थियरी द एनर्जी E of a photon of frequency f is given by E equals to hf, where h is a Planck's constant, जहाँ पे h हमको क्या दिया है प्लांक कांस्टेंट दिया है। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ h, हमको E equals to hf दिया है। हम एक फोटोन, ये किसका इक्वेशन है फोटोन एनर्जी का इक्वेशन है। ये फोटोन एनर्जी क्या है, इसमें प्लांक कांस्टेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे बरोबर। अभी हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला पे देखते हैं। ओके बेटा, तो अब एनर्जी, तो एनर्जी तो आपको पता ही है एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी कल भी हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आगे वाले वीडियो में हमने देखा था, काइनेटिक एनर्जी हमने डिराइव की थी। एनर्जी के लिए मैंने आपको बोला था कि एनर्जी कोई भी एनर्जी हो सबके लिए यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता है, तो एनर्जी का यूनिट है जूल और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता है, तो m1L2 T-2 क्या है m1L2 T-2। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1L2 T-2। ओके, अब यहाँ पे दूसरा है फ्रीक्वेंसी, जो एक आपके लिए नई टर्म है फ्रीक्वेंसी, जिसको HV V से भी डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये जो HV या HF कोई भी ले लो आप, दोनों सेम है। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी एक टर्म है जहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म इन अ यूनिट टाइम, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है कि जो क्या कर रहा है ऑसिलेट हो रहा है, वो भी आप आगे स्टडी करोगे कि ऑसिलेशन क्या होता है। तो ये एक यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म करता है। अब यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, मतलब ऑसिलेशन मतलब एक कोई बॉडी है वो अप एंड डाउन मोशन करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑसिलेशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसे अप एंड डाउन वो बॉडी, आप लोगों ने जो पेंडुलम क्लॉक आती है, पेंडुलम क्लॉक में पेंडुलम देखा है, तो वो पेंडुलम क्या करता है, तो पेंडुलम कंटिन्यूअसली मोशन करता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। तो ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम है, पर यूनिट टाइम है। तो ये हमने टाइम ले लिया। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो नंबर है तो वो तो क्या होगा, उसका तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो वो तो हम कंसीडर कर लेंगे 1, और टाइम का यूनिट क्या है T1। अब T1 1/T1 ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में, तो T की पावर क्या हो जाएगी -1। तो हमको फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। अब हमको यहाँ पे इक्वल्स टू HF पे से H का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा E/F हो जाएगा, E/F हो जाएगा। H को सब्जेक्ट करते हैं तो E/F। अब आपको पता है क्या करना है,
कि भाई E का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर लो, m1 L2 t-2 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर लो, t-1 ऊपर गया तो h का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिलेगा m1 L2 और t की पावर -1। h का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, m1 L2 t की पावर -1 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 5, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें F क्या है, फोर्स है, G हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M क्या है, मास है, M1 और M2 मास है। मास का यूनिट आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, M1। ओके, और डिवाइड बाय डिस्टेंस है, R क्या है, डिस्टेंस है, तो उसमें G निकालने के लिए बोला है। आप सेम टू सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया उसके हिसाब से ही इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये आप खुद करोगे, इसको मैं यहाँ पे आप पे छोड़ता हूँ। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या बोला है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस is 2a, then the dipole moment of this system is given by P equals to 2a into Q, where Q is the electric charge. The dimensional formula of P is, तो यहाँ पे 5th आपको खुद करना है, 6th में यहाँ पे करता हूँ। हमको यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट, ये भी बेटा डाइपोल मोमेंट है चार्ज वाले चैप्टर में, आप आगे 12th में पढ़ोगे। तो यहाँ पे इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस का बीच का डिस्टेंस हमको दिया है P इक्वल्स टू 2a इंटू Q, मतलब कि दो चार्ज है और उसके बीच का 2a क्या है, डिस्टेंस है, और Q क्या है, चार्ज है। तो यहाँ पे हमको P का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। अब Q का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपको पता है, A1 T1, अभी तो ये याद हो गया होगा, चार्ज Q I इंटू T, A1 T1, और 2A, तो 2 तो कांस्टेंट होता है ना, और A क्या है, डिस्टेंस है। ये पूरा 2A क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्टेंस किस में मेजर होता है, L लेंथ में, तो ये हो जाएगा L1। तो यहाँ पे P का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, तो P का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, तो 2A L1 आ गया, और चार्ज का A1 T1। ओके, तो A1 T1, तो आप यहाँ पे P क्या हो जाएगा, L1 A1 T1। ओके, L1 T1 A1, T पहले दिया ऑप्शन में तो 1 A1। ओके, अब ऑप्शन में ये हुआ P का, बट ऑप्शन में हमको मास के साथ दिया है। अब मास तो है नहीं इस पे, तो ये तो क्या हो जाएगा, m की पावर 0, जो नहीं है उसको हम क्या पावर कंसीडर कर लेंगे, 0। किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है वो क्या कंसीडर होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी वैल्यू है वो वैल्यू की पावर 0 होती है, तो उसको तो हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो ऐसे हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो गए, सारे हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब आपको इसमें से जो डाउट हो वो वीडियो देख के
इसको कंप्लीट कर लेना। ओके, तो अब हमने लास्ट टाइम डायमेंशन देखा था। अब उसके हम ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इसको हम यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं हम वो देखते हैं, जिसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। जिसको क्या बोलते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस हम यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, लास्ट टॉपिक। फिर हमारा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। डायमेंशनल एनालिसिस। जिसमें हमको 3 एनालिसिस स्टडी करने हैं। जिसमें पहली एनालिसिस हम देखते हैं, तो पहली एनालिसिस क्या कहती है हमको कि क्यों हम इसको यूज करते हैं। हम डायमेंशनल फॉर्मूला को क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसी को ही बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पे पहला है to obtain the relation between the units of a physical quantity in two different system of units। क्या है? to obtain the relation between the units of physical quantity, the units of physical quantity in two different system of units। ओके, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई जो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है कि जिसका यूनिट, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट हमको दिया है, उस यूनिट को हमको एक सिस्टम, मतलब कि सपोज एमकेएस में हमको यूनिट दिया है, उसको हमको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो ये क्या हुआ? एमकेएस और सीजीएस तो 2 डिफरेंट यूनिट सिस्टम हो गए। तो ये 2 डिफरेंट यूनिट सिस्टम को हम
कैसे एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, वो चीज हमको यहाँ पे करनी है। तो वो हम किससे कर सकते हैं? तो वी कैन परफॉर्म दिस यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्या है? टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या है? इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि वर्क जो है, वर्क आप पढ़ के आए हो 9th-10th स्टैंडर्ड में कि वर्क का यूनिट क्या होता है बेटा? जूल होता है। तो सपोज कंसीडर करो कि वर्क, कंसीडर consider the unit of work in a MKS system। अब ये जो वर्क का यूनिट होता है, ये क्या होता है? the unit of work in MKS is joule। क्या होता है? जूल, जिसको हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। और इसका जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट है एंड इन सीजीएस इज अर्ग। क्या है? अर्ग है, ERG, अर्ग, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं। ओके, तो इसको हमको यहाँ पे बोला है कि ये जो वर्क का MKS का यूनिट है 1 जूल, 1 जूल को आप अर्ग में कन्वर्ट करो। हमको क्या बोला है कि भाई 1 जूल को अर्ग में, मतलब MKS यूनिट को, इसका मतलब क्या हुआ? MKS यूनिट को आपको CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे हम ये जो MKS यूनिट है उसको CGS में करने से पहले हमको वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब तक हमको वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पता नहीं होगा तो क्या हम कन्वर्ट करेंगे? तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? W इक्वल्स टू जो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही, या आइदर वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m1 L1 T-2 और डिस्टेंस का फॉर्मूला L1। तो L1 कितनी बार आया? 2 बार आया, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो L की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया? m1 L2 T-2। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिल गया। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? तो यहाँ पे हम लेते हैं इन MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, और यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं CGS सिस्टम। ओके, समझना, ये MKS है, ये CGS है। अब दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं? M किसके लिए है? मास के लिए है। तो M यहाँ पे किस में होगा? MKS में मास हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। हम किस में मेजर करते हैं? MKS में मास को किलोग्राम में। CGS में भी, CGS में क्या होगा? तो CGS में भी ये तो क्या हो जाएगा? M ही हो जाएगा। बट 1 किलोग्राम इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 1 kg इक्वल्स टू 10³ ग्राम। 1000 ग्राम हो जाता है। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे M kg में है, तो मैंने 1000 को क्या किया? 10³ लिख दिया। M तो डायमेंशनल फॉर्मूला का सिंबल जो है वो MKS में जो रहता है वही CGS में रहता है। और यहाँ पे किलोग्राम, CGS में क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। ये हो गया ग्राम। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे M kg इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया? 10³ M ग्राम। M kg यहाँ पे कितना हो गया? 10³
m ग्राम। ओके क्लियर। सेम एज हम यहाँ पे डिस्टेंस के लिए लेते हैं, तो डिस्टेंस क्या होता है, l होता है। सीजीएस में इसका यूनिट क्या है, मीटर है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, सॉरी एमकेएस में इसका यूनिट क्या है, मीटर है। डिस्टेंस जिसको एल से डिनोट करते हैं उसका एमकेएस का यूनिट मीटर है। सीजीएस में जब हम इसको ले तो सीजीएस में ये क्या हो जाएगा, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर क्या हो गई, 2 हो गई, इक्वल्स टू एल, डिस्टेंस का सिंबल एल ही रहेगा, और यहाँ पे यूनिट सीजीएस में डिस्टेंस का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो वो हो गया सेंटीमीटर। फिर हम लेते हैं टाइम, तो टाइम टी से डिनोट करते हैं, उसका एमकेएस का यूनिट क्या है, सेकेंड। टाइम का एमकेएस का यूनिट क्या है, सेकेंड है। यहाँ पे ये भी टाइम का एमकेएस, मतलब 10 की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 10 की पावर 0। यहाँ पे टाइम का सिंबल टी, और सीजीएस में भी ये क्या होता है, सेकेंड होता है, इसीलिए हमने क्या किया, एमकेएस में भी सेकेंड, सीजीएस में भी सेकेंड। ये तो 1 सेकेंड आप कहीं पे भी लो, एमकेएस लो, सीजीएस लो, सब में 1 सेकेंड ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 की पावर क्या ले ली, 0 ले ली। यहाँ पे हमने 10 की पावर क्या ले ली, 0। तो t सेकेंड 10 की पावर 0 इंटू टी सेकेंड। अब यहाँ पे हम जो हमारा हमको क्या करना है कि भाई वर्क का जो एमकेएस यूनिट है जूल, उसको हमको कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट में। हमको क्या करना है, सीजीएस यूनिट दोनों का, मतलब 1 जूल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 जूल इक्वल्स टू, अब 1 जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्या है, m1 L2 T-2। क्लियर, ये जो हमने यहाँ पे लिया m1 L2 T-2, समझना। ये हमने किसके लिए लिया, एमकेएस के लिए, ये हमने किसके लिया, एमकेएस के लिए लिया। अब यहाँ पे एक कैम है जो सीजीएस में इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक कैम है इसको सीजीएस में ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो समझना ये कितना है, तो 10 की पावर 3 m, जहाँ पे एमकेएस में m है, सीजीएस में क्या हो जाता है 10 की पावर 3m, सीजीएस में क्या हो जाता है 10 की पावर 3m, और यहाँ पे उसकी पावर कितनी है 1। ओके समझ में आया। जो एमकेएस में m है वो सीजीएस में क्या हो जाता है 10 की पावर 3m, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 10 की पावर 3m, और उसकी यहाँ पे m की पावर 1 है तो हमने उसकी पावर 1 ले ली। अब सेम एज l एमकेएस में है, सीजीएस में क्या है 10 की पावर 2 l, यहाँ पे उसकी l की पावर कितनी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, समझना। l की पावर क्या हो गई 2, और t के लिए तो क्या है t की पावर 0 t, और उसकी पावर कितनी है -2, उसकी पावर कितनी है -2। ओके तो यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 10 की पावर 3 इंटू m1, 10 की पावर 4 इंटू L2, पावर को मल्टीप्लाई कर लिया, 10 की पावर 0, उसको कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, और t की पावर कितनी हो जाएगी -2, t की पावर कितनी हो जाएगी -2। अब 10 क्या है, सेम बेस है, तो 10 की पावर 3 प्लस और 10 की पावर 4 और 10 की पावर 0, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 प्लस 4 प्लस 0 7 होता है, 3 प्लस 4 प्लस 0 क्या होता है 10 की पावर 7। तो यहाँ पे इसको
हम बाकी के जो डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 l2 t-2 ये तो सेम टू सेम। तो यहाँ पे ये हो गया 10⁻⁷ m1 l2। समझना है MKS में जो डायमेंशनल फॉर्मूला रहता है सेम टू सेम CGS में डायमेंशनल फॉर्मूला रहता है, सिर्फ क्या चेंज होता है तो उसका कितना मल्टीप्लायर है वो चेंज होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो MKS में m1 l2 t-2, तो MKS में ये क्या होता है 1 जूल होता है। MKS में ये क्या होता है 1 जूल इक्वल्स टू CGS में m1 l2 t-2 ये क्या होता है 12 होता है। CGS में ये क्या होता है m1 l2 t-2 अर्ग होता है। तो इसको हमने यहाँ पे ले लिया 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। हमने इसको क्या ले लिया 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग हो गया। समझना वर्क जो है वर्क में MKS में हम किस में मेजर करते हैं तो 1 जूल जो मेजर करते हैं जब हम उसको CGS में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना हो जाता है 10⁻⁷ अर्ग जितना हो जाता है। कितना हो जाता है 10⁻⁷ अर्ग, क्योंकि ये क्या हुआ तो 1 इंटू समझने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू MKS यूनिट इक्वल्स टू 10⁻⁷ इंटू CGS यूनिट। हमने क्या किया 1 इंटू MKS यूनिट इक्वल्स टू 10⁻⁷ इंटू CGS यूनिट। तो 1 जूल इक्वल्स टू हो जाता है 10⁻⁷ अर्ग। ओके बेटा, तो ये हो गया हमारा कैसे हम इसको 1 यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हो गया। अब इसका सेकेंड एनालिसिस देखते हैं। तो सेकेंड एनालिसिस हमको क्या कहते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये आप फेयर बुक में इसको कॉपी कर लेना। तो सेकेंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ समझ में आया ना कैसे 1 यूनिट टू सेकेंड यूनिट हम कन्वर्ट करते हैं। ये इसका डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट। जिसका हम सेकेंड देखते हैं कि भाई सेकेंड क्या है। तो सेकेंड हमको दिया है टू वेरीफाई द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन टू verify the dimensional consistency of an equation connecting different physical quantities. Connecting different physical quantities.
फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो समझो इसको। टू वेरीफाई द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन कनेक्टिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब कि कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी सपोज हम लेते हैं, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में हम क्या करते हैं कि भाई दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को हम यूज करके कोई फिजिकल क्वांटिटीज को यहाँ पे डिराइव करते हैं, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम वहां पे डिफाइन करते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि भाई इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये जो हमने लिया है वो सही है। तो लेट सपोज सेंट्रीपिटल फोर्स हम कंसीडर करते हैं, समझना सेंट्रीपिटल फोर्स acting on object in uniform circular motion, in uniform circular motion is। तो यहाँ पे बेटा ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है कैसे, ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली कोई सर्कल पे मोशन करता है, वो सर्कल पे मोशन करता है, तो उस ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हमको मिलता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल्स टू क्या होता है, तो F इक्वल्स टू mv²/r होता है। F इक्वल्स टू क्या होता है, mv²/r। ओके, जहाँ पे F तो फोर्स है वो आपको पता है, m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है, तो वेलोसिटी और स्पीड, और r क्या है, तो रेडियस, r क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे m, v और r क्या है वो हमको समझ में आ गया कि भाई m, v, r। अब यहाँ पे हम इसको, ये जो फॉर्मूला हमने लिया है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कि भाई LHS इसका क्या है, तो LHS में इसको लिखो कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन, LHS ऑफ इक्वेशन इज F, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या होगा, m1 L2 T-2। ये क्या होता है, m1 L2 T-2। तो यहाँ पे ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख लिया है m1 L2 T-2। तो ये तो मुझे उसको इक्वेशन 1 दे देता हूं मैं। फिर हम कंसीडर करते हैं RHS ऑफ इक्वेशन। RHS मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। तो RHS क्या है, तो RHS लिख लो mv²/r है। अब mv²/r का डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव करते हैं। तो m का डायमेंशन, m क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m तो क्या हो गया m1, समझना m क्या हो गया m1। v क्या है, वेलोसिटी और स्पीड, तो वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम,
वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस के लिए L1 और डिस्टेंस पर टाइम है तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, t-1। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1 t-1 और उसमें भी वेलोसिटी का स्क्वायर है। वेलोसिटी का क्या है, स्क्वायर है। हम ऐसे इसको डायरेक्टली लिखना भी सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे m1 ये क्या है, L1 t-1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे r क्या है, तो r तो हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ द मोशन ऑफ पाथ, रेडियस ऑफ मोशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे ये रेडियस तो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, L1 से। तो ये L1 हो गया। नाउ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो m1 हो जाएगा, यहाँ पे L की पावर 1 है और उसकी पावर 2 है तो L स्क्वायर, और t की पावर क्या है, -1 और उसका भी स्क्वायर तो t की पावर -1। और ये जो L1 है ये डिनोमिनेटर में L1, ये L1 ऊपर ले जाते तो ये हमको क्या मिल जाएगा, m1 L की पावर 2 है, ये L1 ऊपर गया तो -1 हो जाएगा, 2 - 1 L1 और t की पावर क्या हो गई, -2, जिसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब देखो आप लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को समझो। तो इक्वेशन 1 जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको इक्वेशन 1 में क्या मिला, m1 L2 t-2। इक्वेशन 1 में हमको डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिला, m1 L2 t-2। और इक्वेशन 2 में भी हमको डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिला, फोर्स का m1 L1 है, फोर्स का क्या है बेटा, m1 L1 t-2 है फोर्स का। मैंने गलती से वर्क का, एनर्जी का लिख दिया, m1 L1 t-2 फोर्स का। और इक्वेशन 2 देखो, तो इक्वेशन 2 में भी क्या आया, m1 L1 t-2 मींस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 from equation 1 and 2 we say that from equation 1 and 2 we say that LHS equals to, we say that LHS equals to RHS। तो LHS equals to RHS हो गया, दैट मीन्स कि जो F equals to mv स्क्वायर बाय r है, तो ये F equals to mv स्क्वायर बाय r क्या हुआ, तो डायमेंशनली ये फॉर्मूला प्रूव हुआ। ये क्या हुआ कि डायमेंशनली ये फॉर्मूला प्रूव हुआ कि भाई ये डायमेंशनल, इसके राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। ये कैसा है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो ऐसे हम डायमेंशनली कंसिस्टेंसी किसी भी फॉर्मूला की चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड एनालिसिस। अब इसका थर्ड एनालिसिस है कि कैसे हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा एक कंसिस्टेंसी एक डायमेंशनल एनालिसिस का लास्ट यूज रह जाएगा वो, और जो न्यूमेरिकल है वो हम वहां पे देखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू। इसको अच्छे से वीडियो देख के जो जो मैंने बोला है ये सारा फेयरबुक कर लेना, तो जब एक बार आप वापिस लिखोगे तभी समझ में आएगा।